अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पिज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक़्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसग़ीर में, मशरिक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में, अफ़गानिस्तान में 21 अक्टूबर 2025 और मंगल के दिन का आगाज़ हो रहा है। इस स्टेज पे मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान के पावर डायनामिक्स से है। इनका ताल्लुक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के डायनामिक्स से है, एक आध कोई ज़िक्र थोड़ा-सा हिंदुस्तान के साथ भी है। बहुत से लोग आप में से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 18 अक्टूबर को अमेरिका के तूलो अर्ज़ में जो कहा जाता है कि 2700 शहरों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुज़ाहरे हुए, जिसमें 70 लाख लोग जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नो किंग जो मूवमेंट है कि हमें बादशाह नहीं चाहिए, मैं उसका भी एक एनालिसिस आपके सामने रखूं। मैं रख नहीं रहा आपके सामने उसका एनालिसिस। उसकी वजह ये है कि जब तक मैं अमेरिका में नहीं आया था, मुझे अमेरिका के अंदर के जो डायनामिक्स हैं उनकी खुद ठीक तरह से इस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जो अब मुझे है। और जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है उससे शेयर करना एक वीलॉग के अंदर या चंद मिनट के अंदर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मैं इतना कहूँगा कि मैंने जितने भी कमेंट्स देखे हैं पाकिस्तानियों की तरफ से, खुद जो अमेरिका के अंदर भी हैं पाकिस्तानी, अमेरिका के बाहर जो हैं वो तो खैर बिल्कुल ही काबिल माफ़ी हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर मैं जितने भी पाकिस्तानियों को आज तक मिला हूँ, किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि अमेरिका की सियासत में क्या हो रहा है। बहुत से लोग समझते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन के बाद हालात जो हैं बदल जाएँगे। अक्सर लोग, जैसा कि कमेंट्स आप देखें अगर अखबारों के या लोगों के ट्विटर पे, तो लोग समझते हैं कि जो सब कुछ हो रहा है इसका ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप की जो डिसीजन मेकिंग है उसके साथ है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होते या डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरह से हटा दिया जाए, वो इलेक्शन हार जाएँ या मिड टर्म के इलेक्शन जो हैं उसमें कोई पार्टी को शिकस्त हो जाए, तो हालात अमेरिका के बदल जाएँगे। हकीकत बिल्कुल ऐसी नहीं है। अमेरिका के अंदर, अगर आप में से जो लोग को याद होगा कि इलेक्शन से पहले, अभी अमेरिका के इलेक्शन शुरू अभी नहीं हुए थे, हो रहे थे उन दिनों में, मैंने कहा था कि इलेक्शन के बाद अमेरिका के अंदर एक घमसान की जंग होगी दोनों साइड्स के दरमियान। इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा, इसकी अहमियत क्या है, इस जंग में कौन जीतता है, उस साल उसका उसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ अमेरिका पे नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया पे पड़ेगा। मेरी कोशिश होगी कि चंद एक्सपर्ट्स के साथ मैं इसके ऊपर बात करूं और बात करता रहूं मुख्तलिफ वीलॉग्स में, लेकिन अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा। इस वक्त प्रिंसिपल जो सवाल और क्वेश्चन मेरे सामने है वो ये है कि पाकिस्तान के प्रोविंस सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जो नौ मुंतखब चीफ मिनिस्टर हैं, जनाब सुहेल आफरीदी साहब, जो लगता है बज़ाहिरन कि उनको उनकी स्मार्ट और इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेसी की मदद भी हासिल है, और वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के लिए अच्छा और बेहतर काम करना चाह रहे हैं। अभी तक लग रहा है कि करना चाह रहे हैं। क्या पाकिस्तान के ताकतवर चौधरी निज़ामुद्दीन, पाकिस्तान की दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट, ज़हीन, समझदार, अक्लमंद जो जनरल साहिबान हैं, वो सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए, पाक अफ़गान ताल्लुकात के लिए, इमरान खान की पार्टी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उन्हें डिलीवर करने देंगे या उन्हें डिलीवर नहीं करने देंगे? ये प्रिंसिपल क्वेश्चन है जो मेरे सामने है। लेकिन इस प्रिंसिपल क्वेश्चन के फौरी तौर पे जवाब, बजाय इसके कि मैं इसका जवाब दूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद इस जवाब के ऊपर पहुँच सकें। और इस जवाब तक पहुँचने के लिए, ये सवाल तक पहुँचने के लिए, मैं सबसे पहले 2 एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। द स्टोरीज़ ऑफ 2 सीज़ फायर्स। एक वो सीज़ फायर है जो हमास और इज़राइल के दरमियान गाज़ा के ऊपर हुआ 10 अक्टूबर को। दूसरा वो सीज़ फायर है जिसका जो 2 दिन पहले कतर और तुर्की ने पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान में करवाया, और जिसके हवाले से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, वो गुज़िश्ता 24 घंटे में बहुत सी खामा फरसाई करते रहे। बहुत से टेलीविज़न चैनल्स पे उन्होंने इंटरव्यू दिए, अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी उन्होंने इसके हवाले से इशू की है। तो ये दोनों सीज़ फायर्स की जो कहानी है, इसके अंदर इस बुनियादी सवाल का कि सुहेल आफरीदी का क्या मुस्तकबिल है, वो इन सवालों के जवाब के अंदर पिना है। तो हमें एक-एक करके शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं इसराइल से, फ़लस्तीन से, हमास से और नेतन्याहू से, जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। 10 अक्टूबर को ये सीज़ फायर हुआ, जिसके नतीजे में आपने देखा कि जो 20 इसराइली यरगमाली या होस्टेजेस थे, वो हँसते, मुस्कुराते, वेल फेड, अच्छा वो खाना खा रहे थे। जाते-जाते ऐसे हमने सीन देखे जो लगता है कि हमास की पीआर एक्सरसाइज़ बड़ी कामयाब थी, जिसमें इसराइली होस्टेजेस रिलीज़ होते हुए अपने हमास के कैप्टिव्स के साथ, जिन्होंने हमास का यूनिफ़ॉर्म पहना है, हथियार उठाए हुए हैं, जिनके चेहरे पे ढाटे नकाब थे, मास्क पहने हुए थे उन्होंने, उनके साथ वो गले भी लगे, उनको किसिंग भी कर दी, उनका शुक्रिया भी अदा किया, और एक्सेप्टेबल है कि इसमें हमास की एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज़ भी शामिल थी। लेकिन दूसरी तरफ से क्या सीन आए, दूसरी तरफ से जो पब्लिक रिलेशन हुई वो ये थी कि ऐसे ऐसे फ़लस्तीनी जेलों से निकल के आए जिनकी दोनों आँखें ख़त्म थीं, जिनके जिस्म के ऊपर
टॉर्चर के, तशद्दुद के सैकड़ों किस्म के निशानात थे, जो लाग़िर थे, लगता था कि उनको खाना नहीं दिया गया, उनके ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे बुरे हालात थे। लेकिन ये कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। गुज़िश्ता 24-48 घंटों में जो हक़ाइक़ हमारे सामने हैं, अब तक अकॉर्डिंग टू जो गाज़ा की हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, 97 फ़लस्तीनी जो हैं, वो 10 अक्टूबर के बाद इसराइल के मुख्तलिफ़ रेड्स में, जिसमें इसराइल की एयर फ़ोर्स भी है, उसकी टैंक्स भी हैं, उसकी आर्टिलरी भी है, उसके ग्राउंड फ़ोर्सेस हैं, उनकी शेलिंग में जाँ बहक हो चुके हैं। और सिर्फ ये जो पिछले 24-36 घंटे हैं, संडे और मंडे के दरमियान की जो है, उसमें 44 या 46 का फिगर जो है, 44 या 46 का फिगर जो है, वो कोट किया जा रहा है। अब इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक नेतन्याहू की स्टेटमेंट है। अच्छा, खुद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं, उन्होंने खुद कन्फर्म करते हैं वो हर दफ़ा, ये एक नई सूरत हाल है, वो खुद कन्फर्म करते हैं कि इसराइली मिलिट्री ने या इसराइली एयरफोर्स ने इस किस्म की स्ट्राइक्स की हैं और हमास जो है वो सीज़ फायर की वायोलेशन कर रही है। और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का कहना ये है कि हमास हमें तेज़ी से, यानी होस्टेजेस तो रिलीज़ हो गए उनके हंसते मुस्कुराते, लेकिन जो उनके रिमेन्स हैं, जो 28 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, जिनके जिनके जिस्म जो हैं वो रबल के अंदर और मलबे के नीचे पड़े हैं, हमें हमास तेज़ी से वो वापस नहीं कर रहा। अब तक वो 28 में से 12 हमास ने वापस कर दिए हैं, 12 कन्फर्म्ड हैं, लेकिन इसराइल ये कह रहा है कि जो 5 और जल्दी रिलीज़ हो जाने चाहिए थे, वो नहीं रिलीज़ हुए। हमास की साइड से कहा जा रहा है कि वो रबल में दफन हैं, नीचे दबे हुए हैं, और उन तक पहुँचने के लिए हमें जिस किस्म का हैवी इक्विपमेंट चाहिए, हमारे पास इस वक्त वो इक्विपमेंट जो है नहीं है। यह मामला जो है वो जाके फंसे हुए हैं। इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने जो येलो लाइन इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कायम की है गाज़ा के अंदर, अब ये ज़हन में रखिए कि ये गाज़ा के अंदर उन्होंने लाइन ड्रॉ की, ये कोई इसराइल और गाज़ा के बॉर्डर के ऊपर लाइन ड्रॉ नहीं की उन्होंने। तो इस जो फ़लस्तीनी है या हमास है, वो इस येलो लाइन की, इस पीली पट्टी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों का कहना है कि पीली पट्टी है कहाँ थी, हमें मैप्स दिखाए गए, ज़मीन के ऊपर कोई पट्टी नहीं थी, हमें नहीं पता चलता कि पट्टी कहाँ पे। अब इसराइल ने उसको माना है कि पट्टी लोगों को पता नहीं चलता। अब इसराइल वहाँ पे पीले रंग के पिलर्स और बाज़ जगहों पे पट्टी जो है वो उसको ड्रॉ किया जा रहा है। इसराइल का कहना है कि रफ़ा में फ़लस्तीनियों ने हमारे ऊपर फायरिंग की, हमास ने की, जिसके नतीजे में 2 इसराइली सिपाही जो हैं वो मारे गए, और उसके जवाब में हमने एयर स्ट्राइक्स की। अब हमास का कहना यह है कि रफ़ा की जिस पोस्ट पे ये फायरिंग हुई है, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, कोई हमारे पास मालूमात नहीं है, बिकॉज़ हम इनकम्युनिकाडो हैं। मार्च के बाद से, मार्च 2025 के बाद से रफ़ा के उस इलाके से हमारा कोई राब्ता, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये वो पोज़ीशन है जिसे अमेरिका के सदर और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने माना है कि ये बात सही है। जेडी वैंस से जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमारी इत्तला ये है कि हमास की जो मिलिट्री लीडरशिप है, ये उसने नहीं किया। हमास के 40 किस्म के फैक्शंस या ग्रुप्स पाए जाते हैं गाज़ा के अंदर, ये उनमें से बाज़ फैक्शंस जो हैं वो हमास की जो टॉप लीडरशिप है उसकी बात नहीं मान रहे, रेबल कर रहे हैं। ताहम हमास को इन्हें कंट्रोल में लेना चाहिए, अदरवाइज़ हमें एक्शन जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से उन्होंने बात की। और डोनाल्ड ट्रंप से जो जब वो फ्लाई कर रहे थे एयरफोर्स वन, मेरा ख्याल है उनके तैयारे को कहते हैं, उसमें फ्लाई कर रहे थे, उनसे सवाल पूछा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वायलेशन ज़रूर हुई है हमास की साइड से, लेकिन ये हमास की टॉप लीडरशिप, उनकी मिलिट्री हाई कमांड ये वायलेशन नहीं कर रही है। ये डिफरेंट किस्म के फैक्शंस कर रहे हैं, और हमास जो है उनको चाहिए कि इनको कंट्रोल करें, वरना हमें खुद इस हवाले से कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमास को हमने इरेडिकेट करना है, हमने हमास को गाज़ा से ख़त्म करना है, मैं इसमें कमिटेड हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने इसराइल को ये खुली छुट्टी नहीं दी कि आप गाज़ा के अंदर जाएँ और हमास को ख़त्म करने की कोशिश करें या उसको तबाह करने की कोशिश करें। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के ज़हन में ये है कि जो मुस्लिम स्टेबलाइजेशन, अरब स्टेबलाइजेशन फोर्स है, जिसके अंदर हम सुनते हैं कि तुर्की होगा, जिसमें हम सुनते हैं कि इंडोनेशिया होगा, और शायद कोई और भी उसके अंदर ममालिक हो, शायद मुत्तहिदा अरब अमारात भी हो, और अभी तक उसकी कोई तश्कील नहीं हो सकी। डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमास को निहत्ता करने के लिए, उनसे हथियार छीनने के लिए, उस हमास से जो कहती है हमने हथियार देने नहीं है, हमने कोई फैसला नहीं किया डिसआर्म करने का, उनको तुर्क, इंडोनेशियन या मुत्तहिदा अरब अमाराती जो हैं वो उन्हें डिसआर्म करेंगे। अच्छा, वो फोर्स अभी तक जो है वो बनी नहीं है। अब इसमें ये देखें कि बहरहाल एक इसमें पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई है। वो पॉजिटिव प्रोग्रेस ये हुई है कि मंडे के दिन जो अब ख़त्म हो रहा है, सोमवार के यहाँ ख़त्म हो रहा है, आपके यहाँ तो ख़त्म हो चुका है, मंगल शुरू हो चुका है वहाँ पाकिस्तान में। अमेरिका के सदर के एलची स्टीव विटकॉफ, जो मशरक़ वस्ती के इनके एलची हैं, जिनके साहिबजादे ने हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के दरमियान में भी पाकिस्तान विज़िट किया था, और ये कहा जाता है कि स्टीव विटकॉफ और उनके साहिबजादे ने ही हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ करवाई थी, लंच मीटिंग पहली। ये खासा कन्फर्म्ड है, बताया क्या जाता है, मतलब ऐसा ही हुआ है बाय एंड लार्ज। तो स्टीव विटकॉफ को और उनके साथ जार्ड कुश्नर को भेजा गया है इसराइल, जहां दोनों ने मंडे के दिन इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मुलाकात भी की है, और ऑफिशियल से भी उन्होंने मुलाकात की है। और इसी दिन में गालिबन उन्होंने ट्रैवल करना था इजिप्ट में, जहां बिलवास्ता तौर पर उनकी जो खलील याहिया हैं,
میرا خیال ہے خلیل یحییٰ ہی ان کا نام ہے، جو حماس کے لیڈر ہیں، ان سے بالواسطہ انڈائریکٹلی طور پہ ایجپشین آفیسرز نے امریکنس کی ملاقات کروانی ہے حل ڈھونڈنے کے لیے۔ اب حل کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اور اسرائیل کا جو یہ 20 نکاتی امپلیمنٹیشن پیس پلان ہے، 20 نکاتی، وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ یہ 20 نکاتی کو جو میں دیکھتا ہوں، اس کی تفصیلات کو، ساری چیزوں کو، مجھے اتنی مشکل لگتی ہیں کہ مجھے پاکستان کا 2013-14 کا نیشنل ایکشن پلان یاد آ جاتا ہے، جس کے بارے میں ہمیشہ پاکستان کی فوج دہائی دیتی ہے کہ اگر ہمارے 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کام ہو گیا ہوتا۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا چند دن پہلے بھی بات یہی کی جا رہی تھی کہ چونکہ 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کام نہیں ہوا، اور جب کارروائی کرنی ہوتی ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے تھرو کارروائی شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ اگست میں یہ ہوا تھا کہ کوئی ملٹری آپریشن خیبر پختونخوا میں نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد انہوں نے آپریشن شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہم نے نیا آپریشن نہیں شروع کیا، ہم تو یہ نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کے تحت ہی ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں۔ تو اسی قسم کا ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے 20 نکاتی، وہ غزہ کے لیے، امن کے لیے ہے، جس کے باقی پوائنٹس تو بہت لمبے ہیں، لیکن اس کے 3-4 جو اس وقت امیجیٹ چیزیں ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کی امیجیٹ چیز کیا ہے کہ غزہ کے اندر گورننس کا سٹرکچر کیا ہوگا، کسی کو نہیں پتا کیا سٹرکچر ہوگا، اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے، کون کرے گا حماس کو ڈسارم؟ مطلب پتہ نہیں شاید ترکی فوج کے اندر اگر اس قسم کی کوئی کیپیسٹی پائی جاتی ہے تو پائی جاتی ہوگی، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے اس کے لیے والنٹیئر نہیں کیا ہوا ٹو دا بیسٹ آف مائی انفارمیشن۔ لیکن حماس کو ڈسارم کرنا، اگر اسرائیلی ان کو ڈسارم نہیں کر پائے تو ان کو کون آ کے ڈسارم کرے گا، یہ ذمہ داری کون لے گا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ عرب اسٹیبلائزیشن فورس کس کی ہوگی، اس کا بھی کوئی ڈھانچہ ابھی کلیئر نہیں ہوا ان حالات میں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ میننگ فل پروگرس کیسے ہوگی ایک فلسطینی ریاست کے لیے، جو کہ یہ پلان میں ہے کہ ایک میننگ فل پروگرس جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور یہ لاسٹ جو نقطہ ہے، یہ وہ نقطہ ہے جو اسرائیل کے پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو کو بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ وہ خود بھی آن ریکارڈ ہیں کہ فلسطینی ریاست نہیں بن سکتی، کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن ختم ہو چکا ہے، اور ان کے جو انتہائی رائٹ ونگ قسم کے سپورٹرز ہیں، بیزل سموٹرچ ہیں یا ایتمر بن گویر ہیں، وہ تو بالکل اس کے خلاف ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ کیسے اس کی امپلیمنٹ ہوگی؟ نیتن یاہو کی، جیسا کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب یہ پیس پلان پہ ہو رہا تھا سب کچھ، تو میں نے کہا تھا کہ میرے ذہن میں، میرے دل میں ایک خوف ہے، میرا خدشہ ہے کہ جب ایک دفعہ ہوسٹیجز ریلیز ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، بتدریج یہ پیس پلان جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا، بیکاز دونوں سائڈز کے جو مقاصد ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ حماس چاہتی ہے پیلسٹینین اسٹیٹ کی طرف پروگرس ہو سکے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک پرماننٹ سیز فائر مل سکے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کر سکیں، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں حماس کی، غزہ کی لیڈرشپ ان کے پاس ہو، اور وہ اپنے آپ کو فتح کے یا PLO کے نیچے سبمٹ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری طرف سے اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو، ان کے انٹرسٹ یہ تھے کہ ہوسٹیجز ریلیز ہو جائیں تاکہ ان کی ایک بول بالا ہو، ان کو ایک بہت کامیابی حاصل ہو اسرائیل کے عوام کے سامنے۔ ان کا دوسرا بہت بڑا گول یہ تھا کہ یورپ میں جس تیزی سے اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، نفرت ہے امریکہ میں، وہ نفرت جب ظاہر ہے سیز فائر ہوگا، جو ابھی ہو چکا ہے، تو آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے اس نفرت میں، اس پولرائزیشن میں کمی ہوگی۔ اور اس کی بہت ایویڈنس ہے، اگر آپ دیکھیں اس وقت ویسٹرن اخبارات میں، تو اسرائیل کو ایک پازیٹیو PR جو ہے وہ نیتن یاہو کو مل رہی ہے کہ بالآخر جو ہے وہ امن ہو گیا۔ تو وہ اس سے آگے وہ چاہتے ہی کچھ نہیں ہے، اس کے آگے ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، مطلب ان کے انٹرسٹ نہیں ہے، ان کی پولیٹیکل ول نہیں ہے، اور ان کے اندر ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، ول بھی نہیں ہے، کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ڈیفینیٹلی سنسیئر ہیں، بیکاز ان کو نوبل پیس پرائز چاہیے امن کا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی لیگیسی اسٹیج کے اوپر یہ ہو کہ انہوں نے دنیا میں جنگیں، کانفلکٹ بند کروایا، جہاں بھی لڑائی جھگڑا تھا انہوں نے بند کروایا۔ لیکن اسرائیل کے پرائم منسٹر کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ امریکہ کے صدر کے پاس کوئی بہت زیادہ ٹولز نہیں ہے کہ بار بار اسرائیل کے پرائم منسٹر کو دباؤ میں لائے، اور خاص کر کے ایک ایسی اسٹیج پہ، جیسے آپ یہ نو کنگ موومنٹ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ بتدریج کمزور ہو رہے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں وہ اپنی معدنیات کی اور ڈیلز کر رہے تھے آسٹریلیا کے ساتھ، پھر ان کو چین کے مسئلے ہیں، پھر ان کے یوکرین کا مسئلہ ہے، پھر اندرونی سیاست کا مسئلہ ہے۔ جیسے انہوں نے خود ایک ویڈیو جو ایک دیکھی ہوگی آپ نے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے امریکہ کو بھی چلانا ہے، ہاں میں دنیا میں ہر جگہ جنگیں بند کرنا چاہتا ہوں، افغانستان پاکستان میں بھی میں بند کروا سکتا ہوں ایسے کر کے، لیکن مجھے امریکہ کو بھی چلانا ہے۔ تو نیتن یاہو کی پوری کوشش ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مزید ان کو اس پریشر میں نہ لا سکیں۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ترکی، قطر، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات جو ہیں، جو پرنسپل سپورٹرز ہیں اس پیس پلان کے، وہ اس میں کیا کر سکیں گے۔ میری سینس یہ ہے، میں ثابت تو نہیں کر سکتا، میری سینس یہ ہے کہ ان میں سے صرف 2 ہی ایسے ہیں جن کی دلی خواہش ہے کہ امن ہو۔ ایک اس میں سے
قطر ہے جس کی کچھ نیچر اس قسم کی ہے، اس کی پالیٹکس کی گزشتہ 20 برس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر کا اوور آل پوزیشن کیا ہے مشرق وسطیٰ کی دنیا بھر کے ایشوز میں، اور دوسرا ترکی ہے جس کے اندر بہت پاپولر فیلنگ ہے کہ غازہ کے اندر قتل عام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں کے علاوہ مجھے کسی کی بہت سنسیئر فیلنگ یہاں پہ نظر نہیں آتی، اور قطر اور ترکی ہی ہیں جو پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان میں بھی سیز فائر کروانے میں انہوں نے ایک کلیدی رول پلے کیا ہے دوحہ کی ٹاکس میں، وچ ایکچولی برنگز اس بیک ٹو پاکستان ڈیفینس منسٹر جناب خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ گزشتہ 24 گھنٹے میں، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، بہت مصروف تھے۔ انہوں نے اپنے آفس سے بھی اسٹیٹمنٹ ایشو کی اس سیز فائر کے حوالے سے جو دوحہ میں ہوا ہے، جہاں وہ خود پارٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ اچھی باتیں بھی کی انہوں نے۔ اس کے علاوہ خواجہ صاحب نے کم از کم 3-4 تابڑ توڑ قسم کے انٹرویو دیے۔ ایک انہوں نے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل میں، تو وہ اپنے من پسند پروگرام جیو ٹیلی ویژن میں صاحبزادہ خانزادہ کے ساتھ تو جاتے ہی ہیں، شاید وہاں بھی وہ گئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے الجزیرہ عربک کو ایک انٹرویو دیا، اس کے علاوہ انہوں نے عرب نیوز کو ایک انٹرویو دیا، اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور انٹرویو دیا، اور ان سارے انٹرویوز کا لب لباب یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے دوحہ میں، جو خواجہ صاحب نے دکھایا نہیں کسی کو، ہم نے اس ایکارڈ کے بارے میں پاکستانی حکومت کے کامنٹس سے ہمیں پتہ ہے، یا ذبیح اللہ مجاہد کے کامنٹ سے ہمیں پتہ ہے، ہم نے وہ پورا ایگریمنٹ کسی نے دیکھا نہیں ہے، کم از کم میں نے نہیں دیکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ افغانستان سے مزید کوئی حملے اور انکرجن، ذرا غور کیجئے، افغانستان سے مزید کوئی حملے اور انکرجنز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی ایسی انکرجنز ہوں گی تو پھر یہ سیز فائر جو ہے وہ ہولڈ نہیں کرے گا۔ اچھا، اب یہ میرے الفاظ کے اسٹرکچر سے، خواجہ صاحب کے الفاظ کے جو چناؤ ہے، اس سے جو اخباروں میں چھپیں، اس سے یہ غلط فہمی آپ کو نہ ہو جائے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ افغانستان اگر ہم پہ حملے نہیں کرے گا۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی کا ہر حملہ جو ہے اس کو خواجہ آصف، پاکستان کے ڈیفنس منسٹر، افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر انکرجن جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں، یا سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ جو بھی حملہ پاکستان کے اندر ہوگا ٹی ٹی پی کی سائڈ سے، وہ در حقیقت اس کی ذمہ داری جو ہے وہ افغان طالبان کے اوپر ہوگی۔ اسمپشن کیا ہے؟ اسمپشن جو قیاس ہے جس کے اوپر ان کا پورا آرگومنٹ کھڑا ہے، جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ہر آرگومنٹ ایک ٹیبل ٹاپ کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے نیچے جو اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں وہ اس کی اسمپشنز ہوتی ہیں۔ تو اس آرگومنٹ کی جو ٹانگیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹی ٹی پی کی جتنی بھی وائلنس ہے پاکستان کے اندر، تحریک طالبان پاکستان کی، وہ تمام اسی لیے ممکن ہو سکتی ہے کہ افغان طالبان ان کو لاجسٹک اسٹرکچرل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، انسپائر کرتے ہیں، ان کو پاکستان کے خلاف حملے پلان کرنے دیتے ہیں، اور اگر افغان طالبان ان کی مدد نہ کر رہے ہوں تو ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر اس قسم کے حملے جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اب پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے، کچھ پاکستان میں بیوقوفوں کی کوئی کمی تو ہے نہیں، اور پاکستان کی ریاست کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے 77 برس میں، کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو ہر ایک سال وہ پہلے سے زیادہ بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی بہت چلیں، عمران خان نے کوشش کی ہے، کوئی 10-15-20% لوگ جو ہیں ان کی کھوپڑیاں کھل گئی ہیں، ان کے دماغ روشن ہو گئے ہیں، ان کو چیزیں نظر آنے لگ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے ابھی بھی کہ پاکستان میں بیوقوفوں کی کوئی کمی نہیں ہے، جن کو ہر کچھ مہینے کے بعد آپ نیشنل سیکیورٹی کی کسی کہانی سے ان کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں مجھے پورا یقین ہے کہ ان کا کوئی روپے پیسے کا، یا ان کو کوئی تنخواہ پہ نہیں رکھا ہوا، وہ کوئی ملازم نہیں ہے، وہ کوئی جو ہے وہ کوئی ہے نہیں ان کے ساتھ، چودھری نظام الدین کے ساتھ، لیکن ان کی کھوپڑی میں چیزیں جو ہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں جن کی کھوپڑی میں چیزیں سمجھ نہیں آتی، ان کو یہ بھول ہی گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے یہ خالصتاً پاکستان کا ایک انٹرنل اپنا پرابلم ہے۔ وہ ضرور ان کی لیڈرشپ افغانستان میں جا کے بیٹھی ہوگی، وہ ضرور ان کو ایک ان کی مدد اور تائید اور سپورٹ حاصل ہوگی، لیکن مسئلے کا تعلق پاکستان کے ارسٹوائل فاٹا کے علاقوں کے اندر کی جو تاریخ ہے، جو اس کی ہسٹری ہے، وہاں کے جو اسٹرکچرل پولیٹیکل پرابلمز ہیں، جو ٹرائبل کنونشنز ہیں، جو ہماری وہاں پر سیریس ہماری جو ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ ہے، جو فوج کی پریزنس ہے، ان تمام چیزوں سے اس کا تعلق ہے، اور اس کا ایک سیاسی پولیٹیکل حل چاہیے جو 100% افغان طالبان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس شاید 60% بھی نہیں ہے، وہ مدد ضرور اس کے حوالے سے کر سکتے ہیں۔ اور اصل ایکسپیکٹیشن اس کی کیا ہے؟ خواجہ آصف صاحب کی جب وہ یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس میں کہ بے تحاشا بیوقوف پاکستانی بلیو کر لیتے ہیں اور لگے ہوئے منع میں یا لگے رہو، وہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ افغان طالبان پہ ہم ایسا دباؤ ڈالیں، ہم ان کو کہیں کہ ہم تمہارے ملک کو توڑ کے کھنڈر بنا دیں گے، تمہارے شہروں کو۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ افغان طالبان ایز اے گوریلا فورس از اے ڈفرنٹ تھنگ، امریکہ کے خلاف گوریلا جنگ ایک ڈفرنٹ چیز ہے، اور ایک ریاست کو چلانا، اس کے شہروں کے انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن، ہاسپٹل، گورنمنٹ بلڈنگز ایک ڈفرنٹ چیز ہے۔ جب آپ ایک ریاست چلاتے ہیں، جیسے کہ اب افغان
अफ़गान तालिबान चला रहे हैं, तो फिर वो दूसरे किसी भी दुश्मन जिसके पास एयर पावर है या फ़ौज है, उसके मुकाबले में जो आपसे ताकतवर है, वो बहुत वुल्नरेबल हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो बहुत से लोग एक दूसरी गलती ये करते हैं, जहाँ एक वो बेवकूफ़ हैं, नादान हैं, जो ये समझते हैं कि टीटीपी जो है वो जो टीटीपी रहती पाकिस्तान के अंदर है, लोग समझते हैं नहीं टीटीपी अफ़गानिस्तान में रहती। तो एक वो बेवकूफ़ी और नादानी है, दूसरी वो बेवकूफ़ी नादानी है जहाँ लोग ये समझते हैं कि अफ़गान तालिबान बड़े बहादुर हैं, बड़े दलेर हैं, उनकी ये कन्वेंशन है तो वो ये कर लेंगे। वो इस वक़्त बहुत ही कमज़ोर सिचुएशन में हैं, वल्नरेबल सिचुएशन में हैं, बिकॉज़ वो अब एक गुरिल्ला फ़ोर्स नहीं है जो पहाड़ों में छुपी हुई हो या आगे पीछे हो जाए, जैसे अमेरिका के साथ था। वो शहरों को रन कर रहे हैं और वो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स, पाकिस्तान के ड्रोन्स के मुकाबले में बिल्कुल वल्नरेबल हैं, कमज़ोर सिचुएशन में। तो मैसेज यहाँ पर ये है कि हम आपका तोड़-तोड़ के सत्यानाश कर देंगे, अनलेस कि आप अपना ट्राइबल कल्चरल इन्फ्लुएंस और रिलेशनशिप यूज़ करें टीटीपी के ऊपर, टीटीपी को बंद करवाने के लिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं अफ़गान तालिबान? अफ़गान तालिबान इसमें पाकिस्तान की बहुत मदद कर सकते हैं। जिस तरह से तुर्की और कतर अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान को उन्होंने एक सिविलाइज़ टेबल प्रोवाइड किया है नेगोशिएशन के लिए, प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया है। अफ़गान तालिबान भी अपना कल्चरल, ट्राइबल, हिस्टोरिक इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं रिलेशनशिप ऑन द टीटीपी, और वो पाकिस्तान की मिलिट्री को और टीटीपी को बिहाइंड द सीन टेबल पे, नेगोशिएशन पे बिठा सकते हैं, ताकि उनके मसाइल का हल निकले और स्टेप बाय स्टेप बतदरीज मुख्तलिफ इश्यूज़ को समझा जाए और उसका कोई हल निकाला जाए। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको विल भी चाहिए, आपको कैपेसिटी चाहिए, आपके अंदर एक विजन होना चाहिए मुस्तकबिल का, जो यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट नज़र आता है। लेकिन अब इसका जवाब क्या है? ख्वाजा आसिफ साहब ने हर इस इंटरव्यू में ये क्लैरिफाई किया है कि हमारी दोहा में जो टॉक्स हुई हैं, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम टीटीपी के साथ किसी भी किस्म का डायलॉग या नेगोशिएशन करेंगे। हम तो सिर्फ बात ये हुई है कि टीटीपी के मज़ीद हमले वगैरह जो हैं वो नहीं होंगे। तो ये वो एक ग्रे एरिया है जिसके अंदर मुझे सस्टेनेबल कामयाबी जो है अमन की या सीज़ फायर की, मुझे कोई देर पास सीज़ फायर यहाँ पे नज़र नहीं आता। अब हमने तरह तरह की फैंसी टर्म्स इन्वेंट कर लिए हैं टीटीपी को और बीएलए वगैरह को रेफ़र करने के लिए। कहीं हम कहते हैं ये फितना है, फितना उल हिंदुस्तान है, कहीं हम कहते हैं फितना उल खवारिज है, कहीं ये है, कहीं वो है। और ज़ाहिर है ये जो टर्म निकाली है खारजी की, ये निकाली होगी जैक ब्रांच ने, जो जनरल एडजुटेंट जनरल की जो ब्रांच होती है लीगल, वहाँ पे किसी कर्नल साहब ने अपनी रिसर्च करके निकाली होगी। आपको पता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से एक बार फिर रिव्यू कर रहा हूँ मुस्लिम हिस्ट्री का। जब आप मुस्लिम तारीख़ का रिव्यू करते हैं तो 7वीं सदी के बाद से मसलसल अगले 200 बरस तक, 200-250 बरस तक खारजी की टर्म बार-बार जो है उसमें इस्तेमाल होती है। खारजी बार-बार इस स्टोरी के अंदर फ़िगर करते हैं। पहली दफ़ा तो वो ज़ाहिर है उसी वक़्त फ़िगर करते हैं जो 7वीं सदी के दरमियान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान में होने वाला जब माइदा और एग्रीमेंट है सुलह का, उससे खारजी इत्तफ़ाक़ नहीं करते, उसके ख़िलाफ़ होते हैं। वो कहते हैं कि ये मज़हब की, इस्लाम की, कुरान की जो रूह है, उसकी जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है, ये उसके मुनाफ़ी है, वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद खारजी जो हैं वो असैसिनेशन भी करते हैं बदकिस्मती से चंद, लेकिन खारजी उस तरह से टेररिस्ट हैं नहीं है मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर। वो एक पॉलिटिकल फिनोमेना है, वो एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस और एक डिफाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं मज़हब के नाम के ऊपर। और जो अब्बासी खिलाफत है, सॉरी, जो बनु उमैया की जो खिलाफत के ख़िलाफ़ जब अबू मुस्लिम जो हैं, जिनको मौला भी कहा जाता है, जो 747 क्रिश्चियन एरा के अंदर सीई में जो है वो बगावत बुलंद करते हैं, जिसके नतीजे में उमैयद डिनेस्टी ख़त्म होती है और अब्बासिद डिनेस्टी शुरू होती है। तो उस वक़्त अबू मुस्लिम जो हैं वो तरीके से खारजी की मदद भी हासिल करते हैं अब्बासिद को खड़ा करने के लिए। पब्लिकली नहीं माना जाता, पब्लिकली तो वो कोट करते हैं शिया को, लेकिन दरपर्दा उनको उस वक़्त खारजी की मदद भी हासिल है। असल में अगर मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर कोई रेफरेंस बनता है जो ज़ाहिर है जीएचक्यू को सूट नहीं कर रहा, वो बनता है हसन बिन सबा के जो हशीश हैं, जिनको इंग्लिश लिटरेचर में असैसन्स कहा जाता है। असैसन्स का जो इस्तेमाल किया हसन बिन सबा ने, वो भी इस्माइलिया थे, इस्माइली फ़िरका था। वो उन्होंने ईरान के अंदर से जो अलबुर्ज माउंटेन्स के करीब अलमूत का किला उनके पास था, वहाँ से हशीशन जो कातलाना हमले करते थे, वहाँ की जो उनकी टेररिज्म थी, वो दर हकीकत टीटीपी किस्म की जो टेररिज्म है, वो उससे बहुत मिलती जुलती है। अगर जैक ब्रांच वाले समझ सकें, मैं सोचा और कुछ नहीं तो कर्नल साहब को ईरान ही भेज दें अलबुर्ज माउंटेन देखने के लिए। बट मूविंग फॉरवर्ड, जिस चीज़ की पाकिस्तान के सिस्टम में शदीद कमी है और जो एक बार फिर जिसका मुजाहरा आप देख रहे हैं, और अभी हम आते हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। पाकिस्तान का ये जो सारा सिस्टम है ना, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का,
पुलिस इसमें डिफरेंट है। पुलिस का जो पाकिस्तान की एटीट्यूड है वो उनके ज़हन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन होता है। ये बड़ा डिफरेंस है फ़ौज के मिज़ाज में और पुलिस के मिज़ाज में। पाकिस्तानी पुलिस जो है पंजाब की हो, केपी की हो, सिंध की हो, वो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन जो है उसमें बिलीव करते हैं और वो अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन मिज़ाज जो हमारा है चौधरी निज़ामुद्दीन के अफ़सरों का, वो सारा का सारा ये है कि कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन पे इनको बिल्कुल ग्रिप नहीं है और इनका जो माइंड फ्रेम है उसके अंदर कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन जो है वो फिट ही नहीं होता, ठीक है? और इसकी अभी पिछली दफ़ा भी मैंने ये कहा था तो बहुत से लोगों ने इस चीज़ से इत्तेफ़ाक किया कि इनकी विल नहीं है, खाली विल का मसला नहीं है, इनकी कैपेसिटी भी कोई नहीं है। मतलब विल भी नहीं है लेकिन कैपेसिटी भी कोई नहीं है। इनको मतलब इनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन की ज़रूरत है। सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल उठा के देख लें, कश्मीर। अभी तक आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगी बेतहाशा पाकिस्तानियों की कि नहीं, कश्मीर का तो मसला अक़वाम मुत्तहिदा की जो 1947-48 की रेज़ोल्यूशंस हैं, उसके तहत चूँकि हल तलब है, इसलिए कश्मीर डिस्प्यूटेड है। इसलिए हम कश्मीर में दहशतगर्दी भी कर सकते हैं। कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, कोई कोई भी कोई ख़ास नहीं उठ खड़े हुए, लेकिन कश्मीर में भी लोग उठ खड़े हुए हैं, उनकी मदद करना भी जायज़ है। वो तो मसला बिल्कुल डिफरेंट है। वो वाला मसला बलूचिस्तान का मसला वो नहीं है, तो उधर ही सुई जो है वो अटकी हुई है। लेकिन लगाए देखें, अभी ये टीटीपी का मसला देखें, इसको कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन चाहिए, कोई डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन यहाँ नहीं हो रही। बीएलए को डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन चाहिए, नहीं हो पा रही। लाल मस्जिद को कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन चाहिए थी, नहीं हो सकी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो हशर उन्होंने किया है, वो पता नहीं कहाँ से रिज़वी साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, फिर उस पे बात करेंगे, उसका कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल ये है कि इमरान खान को इन्होंने सवा 2 साल से बंद करके रखा हुआ है जेल के अंदर। वो क्लियरली आपको वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन चाहिए, जिसकी सिस्टम के अंदर किसी किस्म की कोई कैपेसिटी नहीं। अब इसमें एक छोटी-सी नई इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल देख लें। महलिका समदनी साहिबा जो हैं, वो अमेरिका के अंदर एक ऑर्गनाइज़ेशन रन करती हैं, जिसका नाम है दिस इज़ अ कम्युनिटी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस। अभी महलिका समदनी से बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे। ये महलिका समदनी साहिबा जो हैं, ये जस्टिस समदनी की साहिबज़ादी हैं। जो लोग पाकिस्तान की तारीख़ से 1970s 80s में वाकिफ़ हैं, वो उनको याद होगा कि जनरल ज़ियाउल हक के जबर के ख़िलाफ़ भी जस्टिस समदनी जो हैं, उन्होंने स्टैंड लिया था ऑन पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल। अब वही डीएनए का प्रॉब्लम जेनेटिक इनहेरिटेंस में महलिका समदनी का भी है, जो आवाज़ उठाती हैं जमहूर के लिए, इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, और यही उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी पूरी टीम करती है। और वो अमरीकी कांग्रेस के साथ राब्ते में रहती हैं, अपने इलाके से, मैसाचुसेट्स से, बहुत सी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस में नाम नहीं लेना चाहता, वो सबके साथ मिलकर काम करती हैं। उन्हें भी पाकिस्तान का जो साइबर क्राइम, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, जिसके अपने अफसर अगवा हो रहे हैं, दूसरी एजेंसियां उनके अफसर उठा के जा रही हैं और अफसरों की बीवियां भी वहाँ से अगवा हो रही हैं, उस नेशनल क्राइम साइबर एजेंसी ने उनको नोटिस दे दिया है कि आप आगे, और ये अमेरिकन सिटीजन है, पता नहीं 20 साल से यहाँ रहती हैं, 25 साल से रहती हैं, ठीक है, उनको एक नोटिस दिया हुआ है वहाँ पेशावर में कि आपकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह कॉन्फिस्केट कर लेंगे, आपके हस्बैंड वगैरह की, अगर आप अपीयर नहीं होंगी हमारे सामने। वो पता नहीं 16 अक्टूबर को उनको हुक्म दिया गया था अपीयर होने के लिए। ये खुल्लम खुल्ला एग्जाम्पल है ट्रांस नेशनल रिप्रेशन की, चूँकि इनको लगता है कि बड़े बड़े साहब लोगों से हमारी मुलाकातें आजकल हो रही हैं, इसलिए ज़्यादा चोड़ हो गए हैं। अब इन्होंने अमेरिकन सिटीजन्स को, अमेरिकन मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे और भी, उन सबको भी ये ट्रांस नेशनल रिप्रेशन में दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि डिस्प्यूट सेटलमेंट की, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, मामलात को सुलझाने की कोई कैपेसिटी बदकिस्मती से खुदा ताला ने, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का जो निज़ाम है चौधरी निज़ामुद्दीन को दी ही नहीं है। इनके अंदर कैपेसिटी है ही नहीं। इनका एक ही एटीट्यूड है, मारो और मारो और मारो और मारो, कत्ल कर दो, पीछे पड़ जाओ, छोड़ो ना, और ये अल्टीमेटली लोगों को सबक सिखाओ और ये सीधे हो जाएंगे। ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आपको खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके मुस्तकबिल के बारे में आपको देखना पड़ेगा, ये असेसमेंट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने कुछ डिसीजंस किए हैं, कुछ उन्होंने ऐलानात किए हैं जो राइट डायरेक्शन के अंदर हैं, जो खासे बोल्ड भी हैं। फॉर सीएम सुहेल आफरीदी ने ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने, ये उनका ट्वीट भी है, उसके हेडलाइंस भी आपको मिल जाएंगी, उर्दू में है उनका ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस किसी को भी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के अंदर MPO 3 जो है, उसमें गिरफ्तार नहीं करेगी। कोई पॉलिटिकल FIRs यहाँ नहीं होंगी। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को पंजाब पुलिस नहीं बनना। पुलिस की रिफॉर्म की भी उन्होंने बात की है कि पुलिस हैज़ टू बी सेंसिटिव, कि लोग उसके बारे में जो कंप्लेंट्स करते हैं वो हम तक ना पहुँचें। उन्होंने, उनकी स्टेटमेंट ये भी कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मिलिटेंसी और टेररिज्म हम देख रहे हैं, वो दर हकीकत पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के जो पॉलिसी फेलियर्स एंड फ्लॉड डिसीजन मेकिंग है, ये उसके नतीजे में हो रहे हैं।
मैं पूरी तरह उनसे एग्री करता हूँ। मेरा ख़्याल है आप में से कोई भी ज़ी शऊर शख़्स समझदार और रिस्पॉन्सिबल आदमी दुनिया में जहाँ कहीं होगा, वो इससे डिसएग्री नहीं कर सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल डेवलप हो गई है, उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ऊपर है। उसकी किसी और पे ज़िम्मेदारी नहीं है। वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के डिसीजन मेकर पे उनकी ज़िम्मेदारी। उन्होंने कहा कि वो अब ये भी सुना है कि उनकी खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर के जो को कमांडर हैं, उनसे उनकी मुलाकात होनी है मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, चूँकि वो मिलिट्री ऑपरेशंस की मुखालफत करते हैं। कोर कमांडर साहब जो हैं, वो हैं जनरल सैयद उमर अहमद बुखारी, जो मई 2024 में मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हसन अज़हर हयात जो हैं, जब वो यहाँ से हटे तो उनकी जगह बुखारी साहब जो हैं वो कोर कमांडर बने। अब मुझे नहीं पता बुखारी साहब कहाँ से हैं। अगर तो बुखारी साहब खैबर पख्तूनख्वा से हैं, मुझे लग नहीं रहा। अगर खैबर पख्तूनख्वा से हैं, ट्राइबल कल्चर से वाकिफ़ हैं, इस सूबे की रवायात से वाकिफ़ हैं, क्योंकि चीफ़ मिनिस्टर की स्टेटमेंट ही ये कहती है कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में चीज़ों को चलाया जा रहा है, वो यहाँ की रवायात के मनाफ़ी है, जिसकी वजह से मज़ीद प्रॉब्लम्स हमारे लिए खड़े हो रहे हैं। तो अगर तो कोर कमांडर साहब जो हैं, वो 2024 से पहले से यहाँ पैदा देखिए, आने-जाने की बात नहीं है, वो तो अमेरिका बहुत से पाकिस्तानी आते हैं, उनको कख नहीं पता अमेरिका का। जब तक आप किसी जगह को ओन नहीं करते, उसके अंदर रहना नहीं शुरू करते, और मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन चूँकि मैंने ओन कर लिया है अमेरिका को, मैं अब इस स्ट्रक्चर को समझना चाह रहा हूँ। तो कोर कमांडर साहब किस हद तक वाकिफ़ हैं? क्या वो पश्तून हैं? क्या वो ट्राइबल कल्चर से वाकिफ़ हैं? क्या वो यहीं पैदा भले बड़े हुए थे या नहीं हुए थे? अगर तो इधर के हैं वो, जो मुझे नहीं लग रहा कि हैं, तो फिर तो वो चीफ़ मिनिस्टर और उनकी टीम और खैबर पख्तूनख्वा के कंसर्न्स को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि असल मसला है क्या। अगर वो पंजाब से कहीं से आए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो इन इश्यूज़ को अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। ये ऐसा ही होगा जैसे अमेरिका में किसी हिस्पैनिक जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती, उसके साथ आप इंग्लिश में बात करें, या एक साइड से बंदा जो है वो हिस्पैनिक स्पेनिश में बात कर रहा हो, दूसरी साइड से बंदा उर्दू या पंजाबी में बात कर रहा हो, तो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं सकते। ये वाली सूरत हाल जो है वहाँ पे इस वक्त पाई जाती है। मैं मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ते हुए एक और भी मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। वो ये देखी कि जब भी किसी इलाके के अंदर आप एक ऐसी फ़ौज के गैरिज़न को प्लेस करते हैं, उसको बिठाते हैं, ला के खड़ा कर देते हैं या उसको हवाले कर देते हैं, जिसके अफ़सर उस इलाके के नहीं होते, वहाँ की ज़ुबान और कल्चर को नहीं समझते, तो बहुत जल्दी वहाँ के लोग जो हैं वो उस फ़ौज को एक आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन के तौर पे देखने लग जाते हैं। ये भी एक पॉलिसी डिसीजन है कि खैबर पख्तूनख्वा के डिफरेंट एरियाज़ में पश्तून ऑफिसर्स, कोर कमांडर्स, गैरिजन कमांडर्स, ब्रिगेडियर्स और कर्नल होने चाहिए। अगर सिर्फ यही चीज़ अचीव कर ले पिंडी, इस्लामाबाद, तो आप देखेंगे कि सूरत हाल के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आने लग जाएगी। ठीक, अच्छा, अब उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया सीएम आफरीदी साहब ने कि वो एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी खैबर पख्तूनख्वा में, शहीद अरशद शरीफ के नाम में, जिनकी 23 अक्टूबर को शहीद अरशद शरीफ को कत्ल किया गया था। उनकी दूसरी बरसी अभी आ रही, और इसका नाम है यूनिवर्सिटी का इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न साइंसेस, शहीद अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी फॉर इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म। उसके अलावा कुछ और भी कॉलेजेस का उन्होंने कहा। अब ये यूनिवर्सिटी कैसे बन सकेगी? ये तो खासा एक रेड लाइन क्रॉस करने वाली बात है, बिकॉज जब शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस स्पेशल टीम को करने ही नहीं दी गई, और जब 23 अक्टूबर को उनकी बरसी के ऊपर पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल डॉक्यूमेंट्रीज़ और प्रोग्राम करना चाहते हैं अरशद शरीफ पे, और वो डॉक्यूमेंट्रीज़ और प्रोग्राम नहीं होने दिए जाते, अखबारों में एडिशन छप नहीं सकते, स्टोरीज नहीं छप सकती, तो फिर ये यूनिवर्सिटी कैसे बन सकेगी? दिस इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बहरहाल ये वो तमाम इश्यूज़ हैं। अब कंक्लूजन आपने खुद ड्रॉ करना है कि सोहेल आफरीदी का किस हद तक सोहेल आफरीदी बेचारे कामयाब हो सकेंगे। लेकिन एक चीज़ है, सोहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनने देना सही है कि पेशावर हाई कोर्ट ने स्टैंड ले लिया, पूरी की पूरी केपी की असम्बली जो है वो सोहेल आफरीदी के साथ थी, पूरी पीटीआई खड़ी भी थी, पूरा सब ने सपोर्ट दिया। उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ, इस नाचीज़ का एक ख्याल है, आप सब इससे डिसएग्री कर सकते हैं, कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चूँकि नहीं चाहती थी कि सोहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। उन्होंने सोहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनने दिया है, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है, छोटा-सा एक एटम है पॉजिटिविटी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि चौधरी निज़ामुद्दीन और उनके इंतहाई समझदार जर्नैल साहिबान जो हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के इस नए इनएक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर जो हैं सोहेल आफरीदी को काम करने देंगे, खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की बेहतरी के लिए, जिसके अंदर पाकिस्तान की बेहतरी है। यही वो विज़न है जो मैं समझता हूँ कि मिसिंग है पाकिस्तान से, जिसकी मैंने बेतहाशा एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने रखी। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। थैंक यू।